प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम। और कभी आपने ये विचार किया कि जन्म कुंडली का भाग्य भाव अगर किसी भी तरीके से नीच के ग्रह से आच्छादित है या उस भाव से किसी भी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति का संबंध नहीं बन रहा है, या साथ ही साथ इन दोनों स्थितियों के अतिरिक्त चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में कमजोर या रुग्णता को प्राप्त कर रहे हों, तो कुंडली में कई बार बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। भाग्य भाव का बलवान होना किसी भी जातक की कुंडली के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और वो महत्वपूर्ण भाव है। मजबूत त्रिकोण होने के कारण, लक्ष्मी मैया का स्थान होने के कारण, ऊंचे शिक्षा का भाव होने के कारण वहां से आपके जीवन की मजबूती, आंतरिक मजबूती देखी जाती है। और वो सिर्फ आंतरिक मजबूती ही नहीं है, कई बार वो बाह्य मजबूती भी हो जाती है। तो अगर आपकी कुंडली में, जैसे ये कुंडली है, कन्या राशि के मंगलदेव बैठे हैं, मकर लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ के साथ साथ एकादशवें के स्वामी होते हैं, पापी भाव या मारक ग्रह मकर लग्न की कुंडली में होते हैं। नवमांश चक्र में यहाँ गुरु और राहु बैठे हैं, दशमांशा चक्र में चंद्रमा और राहु बैठ गए। कुछ ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में बन रही है तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में धर्म को बनाकर रखना होगा। गुरुजनों का आदर, ग्रंथों का सम्मान, गायों की सेवा, गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र, ये सब अत्यंत आवश्यक होंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कई बार जातक के उच्च दार्शनिकता को प्रभावित करते हुए श्रेष्ठ कृत्य में प्रवृत्ति उसकी नहीं रहती है, जिसके कारण उसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भाग्य के बल को कमजोर महसूस होते हुए भी देखा जाता है। तो अगर ये तीनों ही सिद्धांत आपकी कुंडली में लागू हो रहे हैं तो ये नकारात्मक पक्ष होगा कुंडली का। जो जातक के ऊंची शिक्षा, ऊंचे भाग्य उदय, बेहतर पति पत्नी के बीच का सामंजस्य, पिता का सर्वस्व सुख, इन सभी विषयों को प्रभावित करता है। एक नेगेटिव बात है। पर इसमें अच्छी बात क्या हो सकती है? इसमें अच्छी बात यह हो सकती है कि भले ही नवम भाव में कोई भी ग्रह ना बैठा हो, तो इन तीनों ही स्थितियों से ज्यादा अच्छी बात यह होगी कि आपकी कुंडली का नवा भाव खाली है। क्योंकि नवा भाव खाली होने से भी कोई दोष नहीं लगेगा, बल्कि अगर भरे हों या जन्म कुंडली के नवम भाव में इस तरीके की अगर घटना घटित हो रही है तो उससे ज्यादा अच्छी बात यह होगी कि नवा भाव खाली हो। हाँ, अब दूसरा, अगर नवम भाव की वास्तविक मजबूती आप देखना चाहते हैं तो नवम भाव के ठीक 12वें भाव अर्थात अष्टम भाव को भी देख लेना चाहिए। अगर नवम भाव के ठीक 12वें अर्थात अष्टम भाव पे पापक ग्रह का प्रभाव ज्यादा है या अष्टम भाव का स्वामी कमजोर बैठा है या अष्टम भाव पर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, तो ये नवम भाव को भी कमजोर करता है और पिता के पराक्रम को भी कमजोर करता है। पिता के पराक्रम को कमजोर करेगा, आपके साहस, बल, धैर्य को कमजोर करेगा, और इतना ही नहीं, आपके पूरे समाधिस्थ होने के प्रभावों को भी कमजोर कर देता है, पूरा कंसंट्रेशन ले डूबता है। अगर ऐसी बात है कि ज्ञान की अविरल धारा आप अपने जीवन में प्रवाहित करना चाहते हैं पर यह नहीं होता है, तो उसके पीछे का कारण है कि नवम भाव और नवम भाव का जो उपभोग होता है, उपभोग अष्टम भाव कमजोर है। इसको ठीक करने का एकमात्र साधन है गुरु मंत्र से अपने आप को आच्छादित करिए, गुरु मंत्र से अपने आप को युक्त करिए, है ना, और मौन धारण करना सीखिए। अब आइए, ये कार्यक्रम का वो हिस्सा था जहां मैं सबके लिए एक विशेष सूत्र बता देता हूं। अब यहां से शुरू करेंगे इनकी कुंडली का अध्ययन। ये कुंडली मुझे आई है फरीदाबाद, हरियाणा से, जहां मैं सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। पंचांग कुछ ऐसा बना कि जन्म हुआ है जातक का मार्गशीर्ष माह में। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो जातक मार्गशीर्ष माह में जन्मा होता है ना, वो कभी कभी दक्यानुसी विचारों से प्रभावित होता है। ये भी बात है, वो सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता। तो कई मामले में तो ये अच्छी बात है, पर वो
रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है वो कुंडली की कमजोर कर देती है। कार्तिक माह मार्गशीर्ष का प्रभाव दक्षिणायन में पापक ग्रहों का बल बढ़ता है और पापक ग्रह के बल बढ़ जाने से शनि मंगल राहु केतु का बल बढ़ता है। हालांकि इस कुंडली के लिए शनि का प्रभाव बढ़ना जातक के पक्ष में काम करेगा, लेकिन फिर भी पापक ग्रहों की अधिकता या पापक ग्रहों के प्रभाव के वृद्धि के कारण कुंडली में चुनौतियों का सामना भी स्वीकार करना पड़ता है। जीवन में स्वीकार करना पड़ता है। हेमंत ऋतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। हेमंत ऋतु पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के ऊपर अगर विचार करें तो जन्म हुआ जातक का दिन में 12:20 पे, दिन में 12:20 का जन्म है, कृष्ण पक्ष का जन्म है और केंद्र में चर प्रकृति की राशि बनी है। ये जातक को अभूतपूर्व भाग्यशाली बना देते हैं। मैंने भाग्य भाव वाली बात आपको क्यों बताई थी? कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने भाग्य वाली बात बताई थी वो क्यों बताई थी? क्योंकि ये चीज मैं आपको कार्यक्रम के आगे बताना चाहता था। क्योंकि अगर भाग्य भाव कमजोर है तो क्या उस जातक को भाग्यहीन कह दिया जाएगा या ये कह दिया जाएगा कि उसका भाग्य उसके बिल्कुल ही कटोरे में नहीं है? नहीं, उसके पीछे का सिद्धांत मैंने अपने मेन चैनल पे, नकुल पाराशर वाले चैनल पे, इस पे एक विषय बनाया था अभी 3-4 दिन पहले। उसमें मैंने बात कही थी, अगर जन्म कुंडली चर प्रकृति की हो, मतलब 1 4 7 10 कुंडली के केंद्र में बना हो, 1 4 7 10 जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ हो तो कृष्ण पक्ष में हुआ है और दिन में हुआ हो 12:20 का, तो ऐसे जातक की कुंडली का भाग्य बल कितना ही कमजोर क्यों ना हो, फिर भी वो भाग्यशाली होता है और फिर भी उसका भाग्य बल उसे आगे बढ़ाता रहता है। तो एक तरफ जहां आपकी कुंडली का भाग्य बल कमजोर था सब जगह से लगभग, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी का वृश्चिक राशि में बैठना बहुत अच्छा नहीं है, परिवर्तन में इस वजह से घुमा फिरा करके परिणाम देंगे। नवांश चक्र में भी गुरु राहु और दशमांश चक्र में भी चंद्रमा राहु भाग्य भाव को निचोड़ रहे हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त परमात्मा ने आपके ऊपर ऐसी कृपा करी और वो कृपा ये प्राप्त करा दी कि आपकी कुंडली का जन्म ये सिद्धांतों से आपको आगे बढ़ा रहा है। तो कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा पापक होते हुए भी और जन्म कुंडली में दिन के जन्म होने से प्रभाव से वृद्धि जोड़ने वाले हो जाते हैं। चित्रा नक्षत्र, अब इस पे मैं आप लोगों को थोड़ी बात कहता हूं। चित्रा नक्षत्र पे थोड़ा समझना होगा। जिस भी जातक का जन्म, बता रहा था मैं कि जिस भी जातक का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ हो उसे भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए, अपने कमरे को खूब सजा कर रखना चाहिए। और दूसरा, विश्वकर्मा भगवान की तस्वीर अपने घर में रखनी चाहिए, उनको फूलों से सजाना चाहिए। सखौ के वृक्ष की जड़ या तो असगंध के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य गंध अक्षत पुष्प आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए और निश्चित रूप से अपने कमरे और अपने घर की सफाई की पूरी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इस अवस्था में अगर आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ तो आपको ओम विश्वकर्मणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। इतना ही नहीं, घर की सफाई खुद से करिए और घर की रंगाई पुताई जितना भी होता है आप स्वयं से करें, उसमें जरा भी कोई कोताही न बरतें। चित्रा नक्षत्र में जन्मे हैं, इस वजह से ये कई बार व्यक्ति को रोग शोक देने वाला भी हो जाता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जो होती है वो कई बार व्यक्ति को परेशान भी करती है। यहाँ पे हमें इस वजह से ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। क्लियर है? अब यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। चित्रा नक्षत्र आयुष्मान योग। आयुष्मान का अर्थ ही होता है आयुष्मान होना, आयुष्मान भव लोग आशीर्वाद देते हैं ना, आयुष्मती आयुष्मान। उसके बाद शूद्र वर्ण और राक्षस गण, आयु से संपन्न होना। शूद्र वर्ण और राक्षस गण का अर्थ होता है यहाँ पे व्यक्ति में रजस तत्व और तमस तत्व की प्रधानता उसके व्यवहार और जीवन में देखने को मिलेगी। बड़ी सामान्य बात होगी कि व्यक्ति अगर रजस तत्व का जन्मा है, रजस तत्व के प्रभाव से प्रभावित है, तमस तत्व के प्रभाव से प्रभावित है, तो उसके जीवन में क्रोध है, कई बार ईर्ष्या है, द्वेष है, छल भी है, कपट भी है, तृष्णा भी है, लालच भी है, मोह है, मात्सर्य है, आलस्य है, कुंठा भी से ग्रसित है। ये सारी चीजें होंगी और कई बार वो हिंसात्मक प्रवृत्ति में भी जीवन में आगे बढ़ते हुए देखा जाता है। उसके मित्र गलत हो सकते हैं, सत्य और असत्य को समझने की ताकत कम हो सकती है। एक पोजीशन पे पहुंच जाने के बाद व्यक्ति धर्म को ही धत्ता बता देता है, परंपराओं पे विश्वास नहीं करता या कई बार बहुत ज्यादा दकियानूस हो जाता है।
है ना, भूत प्रेत पिशाच चांडाल इन सभी चीजों में विश्वास करने वाला हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये राक्षस गण के कारण और तमस तत्व के प्रभाव के कारण हमें इसका प्रभाव विकसित करना होगा। और भगवान ने ये बात हर बार कही है कि वस्तुतः असली पूजा क्या है। तो गीता जी में भगवान ने क्या बात कही? असली पूजा वो है जो आपके इंद्रियों को, जो परमात्मा के द्वारा आपको दिया गया है, उन इंद्रियों का विषय भोग आप न करके परमात्मा को उस इंद्रियों का सुख दीजिए। अपने समस्त इंद्रियों का निग्रह करके, उनको बांध करके, और फिर उनको भगवान के सामने प्रस्तुत करना। भगवान के लिए हाथों से, कान से, जी हमेशा हमेशा भगवान के नामों का स्मरण करते रहना। इससे उनकी छाया पर छाया हमें मजबूती की तरफ लेके जाती है। तो ये आपकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें पंचांग में गड़बड़ी क्या हुई? राक्षसगण, शूद्र वर्ण और कृष्ण पक्ष के एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी के चंद्रमा पापक होते हैं, जिसके कारण कई बार व्यक्ति के जीवन का जो ढर्रा होता है वो एक जैसा नहीं होता, वो बार बार बदल रहा होता है। मन बार बार बदल रहा है, चित्त बार बार बदल रहे हैं, चित्त में बदलाव आ रही है, व्यवस्था बदल रही है, दिनचर्या बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, मित्र और शत्रु बदल रहे हैं, भाव बदल रहे हैं, हृदय पटल साफ और स्पष्ट मैदान साफ नहीं है। उसको ठीक करना होगा, उसको निरंतर एकदम उसका अवलोकन करते रहना होगा, तब जाकर के ये कृष्ण पक्ष के चंद्रमा आपको व्यवस्थित जीवन जीने देंगे। उनको और भी ज्यादा वैदिकीय उपाय में ले जाना चाहते हैं तो नियमित दिनचर्या का पालन करें, सूर्य को अर्घ्य दें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जल की बर्बादी न करें, घर की सफाई खुद से करें, पूर्णिमा का व्रत करें, साथ ही साथ शिव जी के मंदिर को धोने का काम करें, शिव जी पे अक्षत, भस्म और सफेद चंदन ये सब अर्पित करें। क्लियर है? अब आइए इनकी कुंडली के पंचांग के बाद ग्रहों से आपका परिचय करा देता हूं, कौन से ग्रह कितने अंश पे विराजमान है। सबसे पहले मकर लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण सूर्य सहायक मारक या कभी कभी मारक दोषों से युक्त भी हो जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि सूर्य पूर्णतया मारक नहीं होंगे, सहायक मारक होंगे। तो पूर्णतया प्रबल मारक कौन होगा? इस कुंडली के लिए मंगल, जो एकादशवें के साथ साथ चतुर्थ के स्वामी हैं, वो इस कुंडली के प्रधान मारक होंगे और सूर्य सहायक मारक होंगे। द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण शनि मारक भाव के स्वामी जरूर हैं, लेकिन इस कुंडली में वो मारक नहीं बनेंगे क्योंकि 12वें भाव में बैठे हैं, मंगल से और शनि का प्रभाव है। तो शनि मंगल जब कभी भी एक्टिव होंगे एक साथ, वो ध्यान से समझना होगा। द्वितीय 12वें भाव में और जन्म कुंडली के मारक ग्रह मंगल से दृष्ट है। इस वजह से शनि मंगल ये जब दोनों एक साथ कभी भी एक्टिव होंगे तो हो सकता है कि जातक को विषम परिस्थिति, रोग, शोक, द्रोह, विद्रोह आदि का सामना करना पड़े। ऐसा संभव है, और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि अगर जन्म कुंडली का द्वितीय भाव मंगल से प्रभावित हो, शनि से प्रभावित हो, राहु से प्रभावित हो, केतु से प्रभावित हो, तो ये कई बार संकटकालीन संकट के बादल देते हैं। सूर्य जन्म कुंडली में बैठे हैं 29 अंश पे। अब इस कुंडली का अष्टमेश जो जागृति का होता है, जागृति का अर्थ क्या है? आप जाग गए। जागने का अर्थ क्या है? जाग करके सो जाना, मतलब ज्ञान है, सब चीज पता है, ये सही है, ये गलत है, ये नकली है, ये असली है, ये सत्य है, ये असत्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है। जाग करके फिर सो गए, जानते हुए भी गलती कर रहे हैं। ये सब इसको कहते हैं अभद्र, अभद्रता। कि ज्ञानी है व्यक्ति पर भद्र नहीं है ना, उसमें कुछ न कुछ कमजोरी आ रही है। तो जन्म कुंडली का अष्टमेश, जहां से संपूर्ण ज्ञान का विषय या चर्चा किया जाता है, उस भाव का स्वामी ही आपकी कुंडली का अष्टमेश ही जन्म कुंडली का आत्मकारक हो गया। नवमांश चक्र में उसकी ही राशि में केतु बैठ गए, जो आध्यात्म के सूचक या कारक होते हैं, मोक्ष के कारक होते हैं, पूर्णतया भक्ति के कारक होते हैं, सूचक भक्ति का विचार, अनुभवों का जो सार तत्व है, और वो सूर्य की ही राशि में बैठ गए। तो यहां पे लग्न में बैठे थे और आत्मकारक ग्रह की राशि में बैठ जाने से वो महत्वपूर्ण और भी हो गए। इस वजह से इस कुंडली में सूर्य और केतु का पक्ष जातक के पक्ष में काम करेगा। सूर्य और केतु आपके पक्ष में काम करेंगे, पर ये सूर्य जब कभी भी एक्टिव होंगे तो माता और पिता के बीच मतभेदों को देने वाले हो सकते हैं, ये संभव है। दूसरा, अष्टमेश होकर के जन्म कुंडली के दशम में बैठे हैं, चतुर्थ को देख रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि बड़ी कम होगी क्योंकि डिग्री के बल के हिसाब से ग्रह के पास बल कम होगा। पर आत्मकारक है, वो राजा है, बूढ़ा भले है पर फिर भी राजा है। तो किसी की भी मजाल नहीं होगी कि वो उसके विपक्ष में जाकर के कोई निर्णय करे, क्योंकि आत्मकारक ग्रह स्वतः राजा हो जाता है ना। लग्न का मान जो है वो जन्म कुंडली में 19 अंश का है, तो आत्मकारक ग्रह जो है वो लग्न के मान से ऊपर गया।
इस वजह से यहाँ पे कुंडली का जो प्रधान बल होगा वो सूर्य के पास आ जाएगा। वैसे लग्न का मान 19 अंश भी प्रबुद्ध लग्न कहा जाता है। यहाँ का लग्न मान मतलब 19 अंश का जो लग्न मान होगा वो जातक को अच्छा निर्णय, सही निर्णय की पहचान करने में मदद करेगा। मतलब व्यक्ति जब कभी भी आगे बढ़ेगा तो उसने जो भी सही और नियंत्रक निर्णय लेंगे और जो भी उसके द्वारा लिया जाएगा वो उसके पक्ष में काम करने वाला होगा। विचार और भी ज्यादा गंभीरता से करें तो जन्म कुंडली का आत्मकारक ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में बैठा है, ये और भी अच्छी बात है। और ऊपर से उसके ठीक आगे बुध बैठे हैं और ठीक पीछे मंगल, कोई पापकृत्री का दोष नहीं है। उसके ठीक पीछे उनका मित्र बैठा है और तो और उसके ठीक आगे उसका एक और मित्र बैठा है। तो मित्र भाव, मित्र भावस्थ या मित्रों के बीच में, इस वजह से यहां पे सूर्य को एक अतिरिक्त बल मिलेगा। दशम स्थान में सूर्य दिग्बली होते हैं। जन्म समय जो है वो 12 बजे का है और सामान्य बात है कि 12 बजे सूर्य जो होते हैं वो बिल्कुल ही आसमान के ऊंचाई पे होते हैं, एकदम बिल्कुल सीधे होते हैं। इस अवस्था में कि सूर्य जब दिग्बली होते हैं, अष्टमेश होकर के दशम में बैठकर चतुर्थ को देखेंगे। लग्न में पहले से ही केतु का भाव स्पष्ट हो रहा है, द्वितीय पहले ही मंगल के संपर्क में आ रहे हैं, जो वाणी का भाव होता है। वाणी में कर्कशता, कठोरता और जिद, अपने हिसाब से काम करना, अपने मन के मुताबिक काम करना, ये जातक को बना देंगे। उसके बाद चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठे हैं 5 अंश पे, चित्रा नक्षत्र में। छोटे मोटे घाव, फोड़े, फुंसी भी व्यक्ति को परेशान करते हैं इस नक्षत्र के कारण। 5 अंश पे बैठे हैं, उनका भी दृष्टि बल जो है वो कमजोर है। इसका अर्थ होगा कि सूर्य डिग्री बल से कमजोर होने के कारण या ऐसे अंश पे विराजमान थे जिससे दृष्टि उनकी बाधित होती है। ग्रह जो है वो आत्मकारक हुआ, डिग्री में ऊंचा गया तो वृद्ध हो गया, तो उसके डिग्री के वृद्ध होने के कारण क्या होगा कि उसकी दृष्टि कमजोर हो जाएगी। और एक सूर्य कैसे हैं, चंद्रमा कैसे हैं, जो 0 से 6 अंश पे हैं, उनका भी डिग्री बल कमजोर है। इस वजह से ये दोनों ग्रह चतुर्थ भाव पे कम देखेंगे या धुंधला सा असर करेंगे, ना के बराबर देखेंगे, देख करके भी नहीं देखने के जैसा फल करेंगे। चंद्रमा के बाद अगर मंगल की बात करते हैं तो मंगल 21 अंश पे हैं। वो आपको पराक्रमी बनाएंगे और शुद्ध पराक्रमी बनाएंगे। वो आपके व्यय को नियंत्रित भी करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, इतना तो कई बार ये भी कहें कि वो मंगल आपके संपूर्ण व्यय को संतुलित करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कई बार असफल कोशिश भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल को शनि भी देख रहे हैं। शनि और मंगल दोनों एक दूसरे से केंद्र में हैं। ये जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण करना बड़ा आसान हो जाता है, इन ग्रहों का एक दूसरे से केंद्र में होना। जब कभी भी ये दोनों ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हो जाते हो, मतलब चौथे 10वें बैठ जाते हो और चंद्रमा पहले ही अगर पीड़ित हो जाते हो सूर्य से, तो ये प्रभाव ठीक नहीं होता और ये कई बार जातक को निष्पक्ष नहीं बनने देता है। जीवन में उसके ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिसके कारण वो समाज का एक उदाहरण मात्र बन जाता है। मंगल की दृष्टि का बल काम करेगा, व्यक्ति पराक्रमी होगा और सुख के साधन भी इकट्ठा करेगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान पर चतुर्थेश होकर के नवम में बैठे हैं। व्यक्ति माता और पिता की सेवा करना चाहेगा। चतुर्थ स्थान पर मंगल की दृष्टि के कारण व्यक्ति संपत्ति भी इकट्ठा करेगा। बुधदेव जन्म कुंडली में 20 अंश पे बैठे हैं, इनकी भी दृष्टि का बल काम करे और जन्म कुंडली में जातक को थोड़ा बहुत पेट का रोग दे सकते हैं। बुध की दशा में आर्थिक नुकसान हो सकता है और सामान्यतः ये आपकी कुंडली के लिए योग कारक होते हैं। मकर लग्न की कुंडली के लिए राजयोग कारक होते हैं शुक्रदेव और योग कारक होते हैं बुधदेव। योग कारक ग्रह का जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखना, नवमेश का जन्म कुंडली के पंचम भाव को देखना, ये इस बात का सूचक है कि व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद पूर्व से मिला हुआ है। इसमें जरा भी कोई संदेह वाली बात नहीं है कि व्यक्ति के ऊपर पूर्वजों का संपूर्ण आशीर्वाद है। और वो इतना ही नहीं, वो अपने पूर्वजों की सेवा अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा, आने वाली संतति भी करेगी। उसके बाद बात करते हैं बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को गंभीर बनाएंगे, सही निर्णय लेने वाला बनाएंगे, एजुकेटिव बनाएंगे। चतुर्थ स्थान पे उनकी दृष्टि जाएगी और जन्म कुंडली में 13 अंश पे विराजमान है। इस वजह से व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करने का विचार करेगा। नौकरी में आने वाले मतभेद को पहले से ही शांत करने की पूरी कोशिश करेगा। समस्या उपस्थित हो उससे पहले ही उसका निदान क्या है इसके बारे में विचार करने वाला। अगर एक बात उसके दिमाग में कोई बैठ जाए कि हाँ ये गलत है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी बात है। चरित्र का बल ठीक है, अनुभव का बल बहुत अच्छा है, यशस्विता बहुत अच्छी है और जन्म कुंडली के दशम स्थान में सूर्य और चंद्रमा को कई बार अमावस्या का दोष नहीं लगता है। ये भी बात मैंने बता रखी है कि दशम स्थान में सूर्य और चंद्रमा व्यक्ति को बहुत महान पॉलिटिक्स खेलने वाला, राजनीति का विशारद बना देते हैं। कलाओं का ज्ञान उसे बहुत अच्छा होता है। कपड़ों की चमक उसकी कभी फीकी नहीं होती, उसके कपड़े सदैव चमकदार होते हैं। मस्तक पे एक दिव्य आभा उसका
समाज के प्रति और समाज का उसके प्रति एक आदर बना करके रखने वाला होता है। तो ये हैं देवगुरु बृहस्पति। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 16 अंश पे बैठे हैं। ये ग्रह दोनों ही अच्छे बैठ रहे हैं, इस वजह से जातक के पास अनुभव होगा और प्रतिष्ठापन्न अनुभव होगा, क्योंकि शुक्रदेव लग्न कुंडली में भी यहीं बैठे हैं, नवांश चक्र में भी यहीं बैठे हैं। इस कारण से, और लाभ का संबंध दशम से है, लाभ का संबंध भाग्य से है, लाभ का संबंध जन्म कुंडली में धन से है। तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को भाग्यशाली बनाए। चंद्र मंगल भले यहाँ पे नीच के हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रभाव परिवर्तन के कारण, मंगल की राशि में चंद्रमा, चंद्रमा की राशि में मंगल के कारण मंगल का नीच भंग हो रहा है। तो ये एक बहुत ही प्रॉस्पेरिटी वाली बात हो जाएगी। शुक्र के बाद अगर शनिदेव की बात करता हूं तो शुक्र का भी दृष्टि बल जातक को पक्ष का काम करवाए, उसके पक्ष में निर्णय कराए संपत्ति इकट्ठा करने में। जबकि शनिदेव की दृष्टि का बल कमजोर होगा, वो 2 अंश पे बैठे हैं, उनकी दृष्टि धन भाव पे भी कम रहेगी, छठे भाव पर भी कम रहेगी और भाग्य भाव पर भी कम रहेगी। अब यहाँ पे जरा विचार करिए, तो मंगल तो संपूर्णतया अपनी दृष्टि से शनि को देख रहे थे, मंगल की दृष्टि काम करेगी, लेकिन शनि की दृष्टि मंगल पे काम नहीं करेगी। इस वजह से ये कई बार जब शनि का घुमाव होगा मंगल की तरफ, तो उनकी दृष्टि का बल मंगल की दशा में या मंगल का प्रभाव, मंगल के ऊपर उनका जो कमजोर प्रभाव है वो मंगल को कमजोर प्रभावित करेगा। ये कह सकते हैं कि सिर्फ मंगल ही यहाँ शनि को देख रहे हैं, शनि मंगल को नहीं देख रहे हैं। भले ही केंद्र में बैठे हैं, पर जरूर प्रभावित करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से चौथे दसवें के संबंध में हैं। लेकिन अगर होता क्या कि दृष्टि का बल बहुत ज्यादा काम करता, तो फिर ये जो नकारात्मक बात होती वो और भी ज्यादा बढ़ जाती। फिर जो जीवन में उदाहरण बनने वाली बात मैंने पूर्व में कही थी, वो और भी ज्यादा जातक के नुकसान का कारण बन जाती। क्लियर है? राहु जन्म कुंडली के 7वें स्थान में बैठे हैं और अच्छे बैठे हैं, मैं उन्हें कमजोर नहीं कहूंगा, बहुत अच्छा बैठे हैं। हाँ, पर एक बात जरूर है कि 7वें भाव में बैठे हैं तो कभी कभी मारक दोष भी लगाएंगे, क्योंकि उस भाव का स्वामी जन्म कुंडली में 4 घर आगे बैठा है, तो बहुत ज़्यादा निष्पक्ष, मतलब कमज़ोर पक्ष नहीं होगा, पर फिर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी 7वें भाव के बैठे राहु जरूर ही दशाओं में कर देते हैं। जैसे राहु में शनि की दशा जब आएगी तो कई बार ये मारक की तरह काम करने वाली बात हो जाएगी। उसमें मंगल का अंतर चल जाए तो और भी ज़्यादा ये कमज़ोर बात हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे सावधान होना होगा। जैसे राहु में शनि अभी चल रहे हैं और एक राहु में मंगल में शनि 2035 में आएंगे, तो ये जो दशा रहेगी वो जातक के स्वास्थ्य, दिनचर्या और कई बार उसके प्रभावों को कमज़ोर करने वाली रहेगी। अब मैं आपका ध्यान ग्रहों के नक्षत्र से परिचय करा देता हूँ। तो सबसे पहले सूर्य जो बैठे हैं वो विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु के संग बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे सूर्य का विशाखा नक्षत्र में बैठना कई बार व्यक्ति को एग्रेसिव विचारों वाला बना देता है। मतलब उसके मन की बात अगर होती है तो ठीक है, अन्यथा वो कई बार विरोध करने वाला भी हो जाता है और कई बार उसका जो प्रभाव है वो परिवार को गलत तरीके से भी प्रभावित करता है। चंद्रमा जो बैठे हैं वो चित्रा नक्षत्र में, जो व्यक्ति को रोग दे सकते हैं। मंगल जन्म कुंडली में हस्त नक्षत्र में व्यक्ति को भाग्यशाली बना सकते हैं या बना रहे हैं। बुधदेव जन्म कुंडली में ज्येष्ठा नक्षत्र में बना करके व्यक्ति को तिकड़मी, पॉलिटिक खेलने वाला या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला ऐसा बना देते हैं, मतलब दिमागदार। देवगुरु बृहस्पति कभी कभी व्यक्ति के प्रभावों को कंफ्यूज करेंगे, मतलब सामाजिक जो प्रभाव है जो समाज में उसका बना हुआ है उसमें कभी कभी संशयों की उत्पत्ति कर सकते हैं देवगुरु बृहस्पति, और व्यक्ति के रोजगार को ऊपर नीचे कभी कभी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत उहापोह वाली स्थिति में। शुक्रदेव जन्म कुंडली में व्यय दे सकते हैं। शनिदेव नक्षत्र के आधार पर व्यक्ति को अनुभवी बना रहे हैं। राहुदेव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको परिस्थिति को स्पष्ट नहीं होने देते। जिस नक्षत्र में वो बैठे हैं वहां पे वो कई बार स्थिति को स्पष्ट नहीं होने देंगे। लगातार व्यक्ति उसी फ्रेम में चला जा रहा है, एक ही फ्रेम में चला जा रहा है, और उस फ्रेम को तोड़ करके बाहर निकलना, मतलब होता है ना सुरक्षा के कवच को तोड़कर बाहर निकलना, कई बार राहुदेव उसके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। जरा भाव से देखिएगा तो जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी एकादशवें भाव में नवमेश भी होते हैं, तो कई बार मामा मामी और पिता का जो पुण्य है वो छठे भाव से विचार किया जाता है। पिता का पुण्य, तो पिता के किए गए कृत्य जातक को मिलेंगे। मतलब इस कुंडली को आगे बढ़ाने में पिता के पुण्य का बहुत विशेष बल होगा। और दूसरा, जन्म कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी का नवम में बैठकर, भाग्य भाव के स्वामी का एकादशवें में बैठकर पंचम भाव को देखना, और पंचम भाव के 4 घर आगे
कोई ग्रह नहीं, 4 घर पीछे कोई ग्रह नहीं, और पंचम भाव पे केतु का प्रभाव, पंचम भाव पे बुध का प्रभाव, इस वजह से वक्त पे चीजों को भूल जाना, ये भी कई बार जातक को परेशान कर सकता है। यहां पे हमें सावधान रहना होगा। इस कुंडली में बाल्यकाल की जो अवस्था होगी वो थोड़ी संशयों के साथ आगे बढ़ेगी। मतलब हो सकता है कि अगर हम अवस्था को, अपने पूरे जीवन को 3 भाग में बांटते हैं, बाल्यकाल की अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, तो उस हिसाब से जो बालकपन का काल है, लग्न से लेकर 4थे भाव तक, वहां पे जो स्थिति बन रही है ग्रहों की, वो बुढ़ापे की सुख की बन रही है। बाल्यकाल को थोड़ा कष्ट में, युवावस्था भी थोड़ा कंफ्यूज होकर के, लेकिन बहुत सारे ग्रह या लगभग सारे ग्रह दक्षिणावर्ती या दृश्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं, दशम स्थान की तरफ बैठ रहे हैं, तो व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे अपने करियर को स्टैब्लिश करता हुआ बुढ़ापे को सुखदायक बनाने वाला होगा। ऐसा ही इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। क्लियर है? अब एक बात और भी कहूंगा, जन्म कुंडली के दशम स्थान में सारे ग्रहों का बैठना कुंडली को बहुत मजबूत बना देता है। जैमिनी ज्योतिष का सिद्धांत का जैमिनी ज्योतिष आचार्य जैमिनी ये लिखते हैं कि जब किसी भी भाव में बहुत सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो वो भाव बलवान हो जाता है, जबकि पाराशर ऋषि का ये कहना है कि कई बार वो भाव भ्रम में भी चला जाता है ना। अब यहाँ पे अंतर स्पष्ट करना होगा कि आप अपने करियर को लेकर के किसी भी प्रकार से कंफ्यूज न रहें। जो भी मार्ग आपने चयन किया है, जिस भी रास्ते पर आप बढ़ना आगे चाहते हैं, उसका स्पष्टीकरण बहुत आपको अपने आप को देना होगा, किसी दूसरे को नहीं देना है। और सामाजिक प्रतिष्ठा इस कुंडली की धूमिल न हो, इसकी सदैव कोशिश करते रहने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व तो ठीक है, वाणी को और भी ज्यादा संतुलित और बेहतर किया जा सकता है, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है, लालच बिल्कुल कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, धन का व्यय बिल्कुल ही संतुलित हो, इसको कंफर्म करना होगा। पराक्रम 100% इस कुंडली का बहुत अच्छा बनेगा। व्यक्ति पराक्रमी है और पराक्रम के बल पे माता और पिता के खर्च का वहन करने वाला भी है। संपत्ति इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है वो। और साथ ही साथ पढ़ाई करने में कभी कभी मतभेद दिखाई देंगे, पढ़ाई में मन ना लगना, इसकी शिकायत व्यक्ति कर सकता है, खास करके राहु और शुक्र की दशाओं में ऐसा भी संभव है। करियर जो है वो ओरिएंटेशन करियर का कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होकर के दशम में बैठे हैं गुरु के साथ। तो इस हिसाब से होगा ये कि पंचमेश जब कभी भी दशम स्थान का संपर्क करते हैं तो व्यक्ति स्वयं तो भाग्यशाली होता ही है, उसके पिता के भी भाग्य के बल की वृद्धि हो जाती है। उसके बाद नौकरी और व्यवसाय में व्यवसाय के योग ज्यादा हैं। नौकरी, प्राइवेट या फिर स्वतंत्र कारोबार, सरकारी नौकरी के योग थोड़े कम से दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद राजनीति वगैरह करने का योग इस कुंडली में ज्यादा है। सरकार से जोड़कर कोई भी काम करने का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। सामाजिकता इस कुंडली की बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर हम उसे और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं तो उसका लाभ हमें अपने करियर के रूप में करियर में मिल सकता है। कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। ये कुंडली बुढ़ापे में निश्चित रूप से बहुत अच्छी सुखी होगी। माता और पिता के बीच और पति और पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना रहे, कम्युनिकेशन को बेहतर करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो सामाजिक प्रतिष्ठा बनी है और कुंडली अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की कोशिश कर रही है। कई बार वो अपने ही उलझन के कारण उसमें असफल होती हुई महसूस करेगी। और ये कुंडली कभी भी ऋण ना ले, ऋण का लेन देन बहुत सावधानी से करें। पैसा अटकने का बिल्कुल खतरा है। और बहुत ज्यादा किसी दूसरे के काम में अड़चन ना डाले, ना तो किसी के काम में हस्तक्षेप करे, ना तो कोई आपके काम में करे, इसकी कोशिश करनी होगी। लग्न का मान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस वजह से यहाँ पे कुंडली का व्यक्तित्व, आचरण, व्यवहार और आयु सारे ही जातक के पक्ष में काम करेंगे। अब मैं नवमांश चक्र पे आपका ध्यान लेके आऊं तो लग्न कुंडली के जो 6वें भाव के स्वामी हैं यहाँ के लग्नेश हैं। उच्च के शुक्र, नीच के शनि, जिनका नीच भंग सूर्य के केंद्र में आने के कारण हो रहा है। गुरु और राहु के कारण कम्युनिकेशन की कमजोरी, जबकि भाग्य भाव के स्वामी नीच राशि में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी रोग भाव में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। भाग्य भाव के स्वामी दशम में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। तो इस आधार पर व्यक्ति के पूर्वजों का आशीर्वाद उसे निश्चित रूप से मिला हुआ है और पूर्वजों के बल पर ही व्यक्ति, माता पिता, दादा दादी, इनके बल पर व्यक्ति खूब आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। उसके बाद अगर बात करते हैं तो उच्च के शुक्र और नीच के मंगल, तो नीच के मंगल के कारण विवाह में होने में दिक्कत हो सकती है या विवाह विलंब के खतरे बन सकते हैं, या कई बार विवाह को लॉन्जिविटी में परेशानी महसूस हो सकती है। उसका दूसरा कारण होगा गुरु और राहु के कमजोर
और द्वितीय भाव के नीच के मंगल और शनि के कारण। आप जरा विचार करिए तो यहाँ भी मंगल और शनि एक दूसरे से चौथे दसवें हैं, यहाँ भी मंगल और शनि एक दूसरे से चौथे दसवें हैं, यहाँ भी शनि का संबंध पंचम भाव से, मंगल का संबंध पंचम भाव से, यहाँ भी शनि और मंगल का संबंध 12वें भाव से है ना। ये ठीक नहीं होता। तो कुल मिलाकर के हमें मंगल और शनि की दशा में, और खास करके राहु शनि मंगल की दशा में बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रह करके व्यक्तित्व का, आचरण का, व्यवहार का, मित्रता का, व्यय का और दाम्पत्य का, पति पत्नी का, बिजनेस का बहुत सावधानी से, सलीके से निर्णय लेना होगा। नवांश चक्र के आधार पर तुला राशि तुला लग्न, मीन राशि मीन लग्न, और साथ ही साथ अगर बात बन पड़े तो कर्क राशि कर्क लग्न की जातिकाओं से विवाह हो सकता है। विवाह की दिशा पूरब रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। धन कमाने के लिए आप पूरब और उत्तर दिशा की तरफ जा सकते हैं। मित्रता वृष और कन्या वालों से अच्छी रहेगी। अंक 8 और 1 बहुत अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है दक्षिण पूरब की दिशा की तरफ। दशमांसा चक्र में उच्च के शुक्र का विराजमान होना, मंगल और शनि का साहसी बनाना। कई बार व्यक्ति ऊपरी आमदनी भी जनरेट करता है। विचार करिए, जब जन्म कुंडली के दशम भाव से मंगल और शनि जैसे पापक ग्रहों का संबंध बने तो व्यक्ति कई बार शुद्ध इनकम भी कमाता है और विशुद्ध इनकम भी, मतलब विशुद्ध इनकम कमाने के साथ साथ वो अतिरिक्त आमदनी भी जोड़ता रहता है और बहुत अच्छा जोड़ता रहता है। तो कई बार वो तिकड़म लगा करके, कुछ पॉलिटी लगा करके, दिमाग लगा करके, कुछ मतलब हर तरीके से, एक जगह से नहीं कई जगह से धन कमाने की जुगत लगाता रहता है और वो सफल भी होता है। कई बार को उसको ऐसा ही धन रास भी आता है। अगर जन्म कुंडली के नवम भाव से गुरु का संबंध बन जाए, लग्न से गुरु का संबंध बन जाए, दशम से गुरु का संबंध बन जाए, तो फिर वो गुरु ये कहना चाहते हैं कि आप शुद्ध इनकम पे विश्वास ज्यादा करिए, बहुत ज्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाइए। टेबल के नीचे की आमदनी मतलब ऊपरी आमदनी, घुसखोरी। लेकिन जब जन्म कुंडली के दशम स्थान से शनि मंगल राहु केतु या एकादशवें स्थान से शनि मंगल राहु केतु का संबंध बन जाता है तो कई बार ये ग्रह आपको आपके मूल जो सोर्स है वहां से तो आपको धन आएगा ही, बाकी और भी अलग क्षेत्रों से भी आपको धन आता रहता है। तो दशमांसा चक्र के आधार पर यही बात निकल के सामने आ रही है। पर याद रखिए, चोरी पकड़ी जा सकती है क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं। तो कई बार व्यक्ति का अकुलाहट या उसका होता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, या कुछ ऐसी स्थिति जिसमें उसने अगर गलत किया तो स्वतः अपने ही कृत्यों के द्वारा अपनी ही गलती को प्रकट कर देता है। तो ये स्थिति चंद्रमा और राहु दिखा रहे हैं, तो हमें इसको लेकर के सावधान होना होगा। विशेषतः चंद्रमा राहु और शनि मंगल की दशा में हम जो कुछ भी ऐसी कोई भी बात जो हम जानते हैं उसको छुपा कर रखें या गलती प्रकट न होने दें। और कई बार तो आपके पकड़े जाने का खतरा इसी चंद्रमा राहु शनि और मंगल के कारण हो सकता है। जैसे सस्पेंड होना, 2000 का काम किया आपने ऑफिस में, अभी कल ही परसों मेरे पास किसी का फोन आया था, कोयम्बटूर उनका ट्रांसफर हो गया, किसी विभाग में काम कर रहे थे, 15,000 का पर्दा लगा दिया, कुछ ऑफिस में रेनोवेशन वगैरह करा दिया, फंड आया था पर पता नहीं क्यों फिर भी उनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो दशा जब घूमती है और ग्रह जब योग बना करके कुंडली में बैठे होते हैं तो जब कभी भी बुरी दशा चलती है तो वो ग्रह योग एक्टिव होता है और आपको परेशान कर देता है। तो कुछ ऐसी ही स्थिति कुंडली में बन रही है जहां हमें अगर सरकारी क्षेत्र पे हैं या प्राइवेट में हैं या अपने पार्टनरशिप में ही काम कर रहे हों, यहां से सावधान होना होगा। क्लियर है? तो ये इतनी बात है। अगर नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र में दान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त श्रवण, पुनर्वसु, पुष्य, भरणी, अनुराधा, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए बड़े ही उत्कृष्ट होंगे। दशमांसा चक्र में शुक्र का केंद्र में बैठना और शनि मंगल का दशम स्थान में बैठना ये कुंडली को आगे ले जाने में सहयोगी होंगे। जबकि कमजोरी है चंद्रमा राहु। एक पक्ष और भी है, पंचम स्थान में जो सूर्य बैठे हैं ये 6वें भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। इस वजह से कभी कभी इनकी दशा में संशयों का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। उसका कारण क्योंकि चंद्रमा पे राहु का भी प्रभाव है, चंद्रमा के ऊपर भी राहु का प्रभाव है और सूर्य के ऊपर भी राहु का प्रभाव है। लग्नेश भले ही राहु के संपर्क में ना हो लेकिन लग्न जरूर ही राहु के संपर्क में है। लग्न जरूर राहु केतु के संपर्क में है। यहां बुध के ऊपर भी शनि का प्रभाव और मंगल का प्रभाव, तो हर जगह लग्न जो है वो राहु और केतु के शनि के प्रभाव में है। मतलब व्यक्ति को संतुलित और सावधानी दोनों ही चीजों की आवश्यकता होगी। संतुलित भी रखना है और सावधान भी रहना है। अगर लग्न पे पापक ग्रह का प्रभाव ज्यादा है मतलब चुनौतियां आ रही हैं या आ सकती हैं, उसका सावधान होना बहुत आवश्यक होगा। इस वजह से भगवान इतनी सारी बात है।
अगर मैं अभी के हिसाब से बात करूं तो अभी लाजवर्त धारण करना चाहिए, गणेश जी की पूजा, चतुर्थी का व्रत जातक के लिए माता पिता को करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ, सुंदरकांड का पाठ आदि करना चाहिए, पीपल के वृक्ष का परिक्रमा भी जातक कर सकता है। स्वास्थ्य के मामले में ये जो दशा है उसमें सूर्य परेशान कर सकते हैं स्वास्थ्य के लिए, शनि भी परेशान कर सकते हैं, राहु और केतु भी परेशान कर सकते हैं। बाकी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा ये सब आपके स्वास्थ्य के मामले में कोई कष्ट वाली बात नहीं होगी। भवन, भूमि, वाहन को लेकर के गुरु, मंगल, चंद्रमा, बुध, सूर्य, शनि और शुक्र बहुत संतुलित और बेहतर परिणाम करेंगे, जबकि राहु और केतु अपनी दशा काल में, राहु में शनि, राहु में शुक्र, केतु में शनि, केतु में शुक्र, ये दशा भवन, भूमि, वाहन से नुकसान पहुंचा सकती है। भाग्य का बल बढ़ेगा मंगल की दशा में, शुक्र की दशा में, और कई बार तो चंद्रमा और सूर्य के साथ शनि की दशा में भी, पर कभी कभी कमजोरी गुरु की दशा में हो सकती है। बुध भी भाग्य के लिए सहयोगी साबित होंगे। विदेशों से भाग्य का बल बढ़ेगा। माता और पिता में मंगल, राहु कभी कभी कष्ट दे सकते हैं। शुक्र पिता के बल की वृद्धि करेंगे, गुरु भी पिता के भाग्य बल की वृद्धि करेंगे। केतु माता को बीमार बना सकते हैं। शनि और चंद्रमा की दशा में माता और पिता से दूरी बन सकती है, वैचारिक। होरा चक्र के आधार पर शुक्र और सूर्य की दशा में व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती रहेगी, जबकि शनि, चंद्रमा, बुध, मंगल, राहु, केतु और गुरु मेहनत कराएंगे और तब धन देंगे। मतलब ये कुंडली मेहनत करे तभी प्राप्त करे, ऐसी बात है। अब यहां से आगे बढ़कर के मैं आपको बात बताऊं। सूर्य को बलवान बनाना है, अमावस्या को ब्राह्मण को दान दीजिए और गाय को हरा चारा खिलाइए। गायों का नित्य दर्शन करिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, लाल चंदन की माला गले में धारण करें, यज्ञोपवीत समय पे हो जाए। उसके बाद चंद्रमा को बलवान बनाना चाहते हैं तो नियमित दिनचर्या का पालन करें। मंगल को बलवान बनाने के लिए अपने घर की सफाई खुद से करें। बुध को बलवान बनाने के लिए गणपतये नमः या गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ निश्चित रूप से करें। देव, गुरु, बृहस्पति और शुक्र आपकी कुंडली में अवस्थागत 100% परिणाम देंगे, अच्छी बात है। शुक्र के बाद शनि, राहु और केतु 25% का भी अगर परिणाम कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छा होगा, जो आपकी कुंडली के लिए बाल्यावस्था में बैठे हैं। इस वजह से इनका बल दृष्टि का थोड़ा कम रहेगा, पर वैसे ये आपकी कुंडली के लिए मोक्षदायक होंगे। ये कुंडली शनि मंगल के कारण कभी कभी चोट चपेट की घटनाओं को भी दिखा रही है। अष्टमेश का दशम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को देखना गृह क्लेश का कारण बनेगा। राहु का सप्तम भाव में बैठना पत्नी को शकी, संकालू या संदेह करने वाली ऐसा ला देता है। नौमांस चक्र में नीच के चंद्रमा बैठे हैं जो विवाह को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। द्वितीय भाव में नीच के मंगल और चंद्रमा का जो परिवर्तन में आपस में जो हो रहा है, ये विवाह को मतभेदों के साथ आगे बढ़ाने का काम करेगा। जबकि बुध ससुराल पक्ष से संबंध अच्छा रखेंगे। गुरु और राहु कम्युनिकेशन को कमजोर कर सकते हैं। शुक्र एक सुखद दाम्पत्य का इशारा अपनी दशा काल में कर रहे हैं। चंद्रमा से 12वें भाव के मंगल पराक्रम की गड़बड़ी करते हैं और मेहनत करने पर विवश करते हैं। चंद्रमा के साथ गुरु का बैठना यशस्वी बना देते हैं। चंद्रमा के साथ शुक्र का बैठना कंफ्यूज करते हैं। चंद्रमा के साथ सूर्य का होना बुद्धि का कई बार इस्तेमाल न कर पाना, इसमें स्थिति ऐसी लेके बना देते हैं। चंद्रमा के साथ द्वितीय भाव में बुध धनवान बना देते हैं, व्यापारिक सोच वाला होता है। चंद्रमा से तीसरे घर के शनिदेव व्यक्ति को भाग्य में कभी कभी अवरोध या कई बार तीर्थ और दर्शन या धर्म में अरुचि पैदा करते हैं। उसी चंद्रमा से 4 घर आगे केतु भ्रम में लेकर जाने वाले हो जाते हैं। इतनी सारी बातें क्लियर है। दशा काल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सूर्य अपनी दशा काल में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा देंगे। चंद्रमा अपनी दशा काल में धन देंगे। मंगल अपनी दशा काल में पराक्रम की वृद्धि करेंगे। बुध अपनी दशा काल में शौर्य और ऐश्वर्य के साथ साथ कम्युनिकेशन की वृद्धि करेंगे, व्यापार में वृद्धि डालेंगे। देव गुरु इस कुंडली में काम कर रहे हैं जो उस हिसाब से यश, संतान, प्राप्ति, प्रतिष्ठा, नौकरी और प्रमोशन दे सकते हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली में वर्गोत्तम होने के कारण बली हैं और बलवान होकर के वो सभी प्रकार के सुखों के दाता बनेंगे। आत्मकारक ग्रह बली हो, योग कारक ग्रह बली हो और जन्म कुंडली का राजयोग कारक ग्रह अगर बली हो तो कुंडली को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है।
शनिदेव जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उस दशा काल में वो आपसे धर्म कराएंगे और लोगों से आपकी मदद लोगों को मिलती रहेगी। राहु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उस आधार पर कभी कभी वो आपको रोगी बना सकते हैं। विशेषतया कई बार चीजें दिमाग से निकलती नहीं है, मानसिक परेशानी व्यक्ति की बढ़ जाती है। लाजवर्त गणेश जी की पूजा इतना सारा करना चाहिए। जीवन पर्यंत अगर इस कुंडली में कोई रत्न धारण करना होगा तो आप शुक्र का रत्न ओपल या सफेद पुखराज दोनों ही धारण कर सकते हैं। कुंडली के आधार पर कुंडली का पक्ष जो भी था मैंने स्पष्टतया आपको बता दिया है। खाने पीने का काम भी इस कुंडली में बनेगा और इस कुंडली में लॉ का क्षेत्र भी बहुत अच्छा बनेगा, इसका भी योग इस कुंडली में बना हुआ है। फैशन, MBA, फाइनेंस से संबंधित क्षेत्र भी इस कुंडली में बनेंगे। बैंकिंग का क्षेत्र भी इस कुंडली में बनेगा। क्लियर है? तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कुंडली अच्छी है, पर बुध की दशा में और मंगल की दशा में धन कई बार रुक सकता है। इस वजह से किसी को भी पैसा देने से पहले 10 बार विचार करना होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।